हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल APS साइंस कस्टमर में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 के जो हमारे RBSC राजस्थान बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल हैं, उनको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन फर्स्ट देखें आपके बुक के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? 100, ठीक है, ओके। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब जो भी फेरे हैं ना, सबकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ओके। और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, यानी उसका मान पूछा है, ओके। तो क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल आपने कर भी लिया होगा। तो कह रहा है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। तो कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी हमारे पास कुल फेरे n हम मानते हैं, कितना दे रखा है? 100 फेरे। क्लियर? प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी त्रिज्या हमें क्या दे दी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और इनमें 0.40 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि एम्पियर जो होता है वो एमकेएस में मात्रक होता है, इसलिए हमें एमकेएस लेके चल रहे हैं। और जो करंट फ्लो हो रहा है 0.40 एम्पियर फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रही है कुंडली के केंद्र पर, यानी हमें सेंटर पर क्या निकालना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कुंडली के केंद्र पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बिल्कुल आप जानते हो, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने पढ़ा हुआ है। तो सेंटर पर जो क्षेत्र होता है, कुंडली के केंद्र पर जो क्षेत्र है वो क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, μ0 Ni/2r। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कितना क्षेत्र होता है? μ0 Ni/2r। तो वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ n, r, i एंड वी कैन गेट आंसर। तो यहां हमें जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, चलो μ0 क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या होता है भाई? निर्वात की चुंबकशीलता। उसकी वैल्यू आपको पता है, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7। n कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। i कितना, करंट कितना है? 0.40 करंट है अपॉन 2। r कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कितना आ गया हमारे पास, ये देखो, ये हम काटते हैं 2 पाई, ठीक है बच्चों। और ये देखो 2 चौके 8 और ये 25 चौका 100। तो कितना आ गया हमारे पास? सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर तो बच गया कितना, और ये भी देख सकते हैं, देखो 25 चौका 100 ये भी हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा इससे लिख लें कि 25 पाई, ठीक है, इनटू देखो 0.40 पावर हटाओ -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया?
25 इंटू पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू 40, ये बचेगा 25 पाई गुणा 10 की घात -7 और ये 40। तो ये भी आप देख रहे हैं 25 चौका 100 हो गया, यानी BC इज इक्वल टू देखो 25 चौका 100 यानी 1000 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये तो क्लियर है, सॉल्व हुआ पड़ा है। ये 3 है -7 तो माइनस का 4, तो 3.14 गुणा 10 की घात -7 प्लस 3 करेंगे -4 टेस्ला। 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये हो गया हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कि एक 6.28 मीटर लंबे, एक 6.28 मीटर लंबे तार से 0.10 मीटर, तार से 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर, मतलब तार की लंबाई है 6.28 मीटर। अब हमें जो कुंडली बनानी है उसकी त्रिज्या है 0.10 मीटर। 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर, त्रिज्या की कुंडली बनाकर इसमें 1.0 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई। इसमें 1.0 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई। 1.0 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। क्लियर? तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक 6.28 मीटर लंबा तार, मतलब जो तार है उसकी लंबाई इतनी है। अब हम उस तार में 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली बना रही है। देखो समझे इसको, क्वेश्चन को आप। तो हमें क्या दिया हुआ भाई? 6.28 मीटर लंबा तार, मान लो तार की लंबाई है कैपिटल L, कितना है? 6.28 मीटर। ठीक है, जो कुंडली बनाई गई है उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.10 मीटर। ओके, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कह रहा है हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मेरे पास ये तार था, अब मैंने कुंडली बनाई, ठीक है, तो बताओ अगर r त्रिज्या की अपन कुंडली बनाते हैं तो उसकी टोटल लंबाई क्या होगी? 2πr। कितनी लंबाई हो जाएगी? 2πr। तो अगर मान लो 2πr में पूरा कवर हो गया तो फेरा 1 होगा कि भाई 2πr जो लेंथ है वो तार की तो लेंथ हो गई, मतलब इस तार को मैंने ऐसे वृत्ताकार पथ में मोड़ दिया। ठीक है, इस तरह सर्कुलर हमने कॉइल बना ली, तो कितनी लंबाई हो जाएगी तार की? 2πr। अगर ये पूरा तार कवर हो गया 2πr में तो इसका मतलब 1 फेरा हो जाएगा, और अगर कवर नहीं हुआ तो कितने फेरे बन सकते हैं? n फेरे। तो टोटल जो लंबाई है वो क्या होगी तार की? यहां में देखो फेरों की संख्या इस तरह निकाल सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो यदि कुंडली में कितने फेरे हो? n फेरे हो। कितने फेरे हो? n फेरे हो। तो भाई हमें पता है कि एक फेरे में कितनी लंबाई कवर हो जाएगी? 2πr। n फेरे होंगे तो n इंटू 2πr, तो तार की क्या होनी चाहिए? वो लंबाई होनी चाहिए। इन्हें फेरों की संख्या निकाल सकते हो, n फेरे 2πr, एक फेरे में 2πr है तो n फेरे में लंबाई n इंटू 2πr, तो आप फेरे की संख्या यहां से निकाल सकते हो कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l अपॉन 2πr। क्लियर है? l अपॉन 2πr। ओके, बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू अपन एक साथ रख देंगे। तो देखो भाई, तो वही सेंटर में पूछ रहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। तो सेंटर पर हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि बी सेंटर कितना होता है? म्यू नॉट ni अपॉन 2r।
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट Ni/2r। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें कि BC इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n कितना है L/2πr। चलो वैल्यू एक साथ रख देंगे I और ये बच्चों क्या है मेरे पास 2r। ठीक है, मैंने केवल यह म्यू नॉट को रखा है। ओके, तो आप देख रहे हैं 2 पाई इंटू 2, तो 4 पाई तो कैंसिल हो, 4 पाई क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया BC इज इक्वल टू Li और नीचे r² इंटू 10⁻⁻7। देखो बच्चों BC इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 6.28 मीटर, 6.28। करंट कितना फ्लो हो रहा है 1, R कितना है 0.10, तो 0.10 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0.10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻²। BC इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁻7, नीचे आएगा 10⁻²। ठीक है, 0.10 का मतलब 0.1, क्लियर। तो 0.1 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2 ऊपर जाके +2। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड। क्लियर है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, यहां फेरों की संख्या निकाली हमने, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक तार आपको दे दिया, उसमें 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर, तार से 20 सेंटीमीटर दूर, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, और पॉइंट है वहां क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो, या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण क्या है। तो कह रहे हैं लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या दिया हुआ है आपको, करंट कितना दे दिया, I इज इक्वल टू 35 एम्पियर। करंट कितना है 35 एम्पियर। तार से 20 सेंटीमीटर दूर, तो आपको जो दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसे अपन मीटर में चेंज करें, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको पता है, लंबे और सीधे तार के कारण जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है, चूंकि B इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I/2πr। क्वेश्चन देखो फॉर्मूला बेस होते हैं, फॉर्मूला को याद होना चाहिए, म्यू नॉट I/2πr। तो वैल्यू रख सकते हैं, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, I है 35 आपका, और ये है बच्चों 2 पाई, R कितना है 20 इंटू 10⁻⁻2। तो ये तो देखो कट गया, 2 पाई से 4 पाई 2, और यहां सब देख रहे हैं 2 2 का 20, तो कितना आ गया ये 35 इंटू 10⁻, ऊपर कितना है -7, नीचे -2 +1 -1, ऊपर जाके +1,
तो कितना आ गया 35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, लेकिन हमें वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक मैथड में लिखना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव आके आप घातों में लिख सकते हैं, तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो 3.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखो भाई, थोड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा है, वैसे छोटा है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन छोटा है, ऐसा क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है। कह रहे हैं एक तार AB से होकर, एक तार AB से होकर, जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस, अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? एक तार AB से होकर, कोई तार है AB, उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है। यह तार क्या रखा हुआ है, एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है। कह रहा है एक अन्य तार CD, एक अन्य तार CD, एक अन्य तार CD तार AB से ठीक ऊपर, एक अन्य तार CD तार AB से ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर की ऊंचाई, ठीक है, दो तार दे दिया आपको समांतर, 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, तार CD से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। CD में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दो तार है जो समांतर है, दोनों में धारा दे दी, प्रवाहित हो रही है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, तार CD की प्रति एकांक लंबाई, पर यूनिट लेंथ, तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो, द्रव्यमान कितना हो कि यह मुक्त अवस्था में अपनी स्थिति में लटका रहे। CD की पूछ रहे हैं प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो कि यह मुक्त अवस्था में, कि यह मुक्त अवस्था में लटका रह सके, मुक्त अवस्था में लटका रह सके। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि दिशा भी कितनी होगी। तार AB के सापेक्ष CD में धारा की दिशा भी आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको धारा की दिशा भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम इस तरह बना सकते हो, देखो कि सपोज करो मैंने माना ये तार AB, ये तार क्या हो गया भाई AB, इसमें मान लो इस तरह 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। I1 की वैल्यू क्या हो गई 10 एम्पियर। एक अन्य तार CD AB से ठीक 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है। तो सपोज करो ये हमने तार कौन सा मान लिया, CD। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है R कितना है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो हमने चित्र बनाया, कम है। तार AB से ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और CD में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 6 एम्पियर करंट है, लेकिन अभी हमें दिशा नहीं पता कि CD में करंट किस दिशा में प्रवाहित होगा। AB में तो हमने मान लिया। ओके, अब क्या कह रहा है, तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो कि यह मुक्त अवस्था में लटका रह सके। तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो कि यह मुक्त अवस्था में लटका रह सके। अब देखो, सपोज करो ये जो तार CD है, इसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं। देखो माना तार
CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, वो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल m। ठीक है, इसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है स्मॉल m। तो बच्चों मुझे बताओ, इसका जो वेट होगा, ये जो तार CD है, तो वेट तो हमेशा नीचे होता है, वेट हमेशा नीचे होगा। आपका हो गया सर mg, ये इसका भार हो गया। क्या हो गया भाई, भार हो गया। भाई तार CD का भार, अब ये कह रहा है कि CD मुक्त अवस्था में लटका रह सके, और वेट के कारण तो नीचे आएगा, वेट के कारण नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तार वेट के कारण नीचे आ रहा है। अगर मान लो आपने धारा की दिशा इसी की जैसे बना दी, तो हमें पता है कि अगर दो समांतर तारों में धारा समान दिशा में होती है तो उनमें आकर्षण होता है, तो नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है लटका रह सके, तो लटकने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रति एकांक लंबाई पे फोर्स लगेगा वो विपरीत दिशा में लगना चाहिए, मतलब उसमें धारा क्या होनी चाहिए, विपरीत दिशा में, यानी ऊपर की दिशा में लगना चाहिए। इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अगर मान लो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फोर्स है F/L, जो कितना होता है फॉर्मूला, μ0 I1 I2/2πr। मान लो करंट इसमें I1, तो आप तो मुझे केवल इतना बताओ कि इससे दूर जा रहा है तो प्रतिकर्षण होता है कब, जब धारा कैसी हो, विपरीत दिशा में हो, क्योंकि समान दिशा में धारा होती है तो आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में धारा होनी चाहिए, यानी करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों I2, विच इज हमें कितना दे रखा है, 6 एम्पियर। I2 कितना दे रखा है, 6 एम्पियर, क्योंकि भार के कारण नीचे आएगा, गिर जाएगा, तो क्या लटका रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इतना ही प्रति एकांक लंबाई पर जो फोर्स है, जो चुंबकीय बल है प्रति एकांक लंबाई पर, वो दूर लगना चाहिए। और दूर का मतलब क्या हो गया कि धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत। तो एक तो आंसर हमें यही मिल गया कि तार CD में जो धारा की दिशा है वो तार AB के कैसी है, विपरीत है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m। ठीक है, देखो इसका मैं क्वेश्चन को ऐसा हटा रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है भाई हमसे, तार मुक्त अवस्था में लटका रहे, अर्थात साम्य अवस्था के लिए नीचे ना गिरे, साम्य अवस्था के लिए क्या होना चाहिए कि जो उसकी प्रति एकांक लंबाई पे बल है वो उसके प्रति एकांक लंबाई पर फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और F/L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, mg। और आपको पता है F/L की वैल्यू क्या होती है, μ0 I1 I2/2πr इज इक्वल टू क्या, mg। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल m, प्रति एकांक लंबाई पे बल। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, μ0 I1 I2/2πrg। ठीक है, μ0 I1 I2/2πrg, जी को नीचे ले आए क्योंकि हमें m को फाइंड आउट करना है। तो बस वैल्यू आपके पास है ही, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है g इज इक्वल टू, यू कैन टेक 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो μ0 की वैल्यू क्या है, 4π × 10⁻⁻7, I1 कितना 10, I2 6, 2π को 2π रहने दो, R कितना है 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10⁻³ ठीक है बच्चों, R यहाँ पर हमारे पास 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, और मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर। क्लियर, ओके। G कितना है बच्चों 10, G गिवन है 10। तो आप देख सकते हैं, देखो 2 दूनी 4π से 4π कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 6 × ऊपर -7 है, नीचे -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 6 × 10⁻⁴ ठीक है, 6 × 10⁻⁴। और ये प्रति एकांक लंबाई के लिए तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
6 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर। क्लियर? तो ये बात समझने की थी कि भाई तार मुक्त अवस्था में लटका रहे। अब क्योंकि हमें पता है जो भार है वो तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, तो भार के कारण ये तार नीचे आएगा। तो क्वेश्चन ये हुआ कि इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए। ऊपर की तरफ लगने का मतलब इस तार से दूर जा रहा है, यानी प्रतिकर्षण बल होना चाहिए। तो प्रतिकर्षण बल होने के कारण ही हमने सोचा कि इसमें जो धारा है वो इसके क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। क्योंकि समान दिशा में धारा होने पर तो आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में धारा होगी तो ही प्रतिकर्षण होगा, तो ही लटका रहेगा, यानी इस भार को क्या करेगा, संतुलित करेगा। तो साम्य अवस्था में mg विल बी इक्वल टू F/L। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे व सीधे तार में 50 एम्पीयर, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे व सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा, 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित, तार के पूर्व में, तार अपना प्लेन में रखा हुआ है, तो कह रहे हैं तार के पूर्व में 2.5 मीटर, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा ज्ञात करो। 2.5 मीटर दूरी पर स्थित, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात करो। ठीक है, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों, दिशा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, देखिए, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे और सीधे तार में धारा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो मतलब डायरेक्शन आप जानते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, यानी ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है, ये क्या है, पूर्व। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज तल में रखा हुआ जो तार है उसमें दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये भाई दक्षिण से उत्तर की ओर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर। तो करंट दिया आपको 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तार के पूर्व में, अब देखो ये तार है तो इसका पूर्व तो यही तो होगा, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर, तो ये जो डिस्टेंस है ये मानो कोई पॉइंट है, ये कितनी है, 2.5 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं क्या ज्ञात करो, दिशा। तो आपको पता है एक लंबा और सीधा तार क्या होता है फॉर्मूला, बिल्कुल हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होगा एक लंबे और सीधे तार के कारण, बिल्कुल बताओ, B इज इक्वल टू μ0 I/2πr, ये फॉर्मूला होता है। एक लंबे और सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसे लंबवत स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 I/2πr। डायरेक्शन आपको पता होगी, धारा की दिशा, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, अंदर की ओर, क्या होगा भाई, अंदर की ओर, क्रॉस, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, दिशा भी आ गई। तो बच्चों B इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, I कितना है, I है 50 एम्पियर, ये है 2π × r कितना है,
r है 2.5, 2 पाई से 2 पाई कट गया 2, और ये आ गया बच्चों के पास 10 to the -1 50, 2 दूरी कितना हो गया 4 इंटू -7 नीचे -1 तो माइनस का 6, ठीक है टेस्ला। तो 4 इंटू 10 to the -6 टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगी क्रॉस, यानी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। ओके 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इनमें क्रमशः I तथा 3I मान की धाराएं, इनमें क्रमशः I तथा 3I, इनमें क्रमशः I तथा 3I मान की धाराएं I तथा 3I मान की जो धाराएं हैं वो एक ही दिशा में बह रही हैं, धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित है, ठीक है। तो दो आपको तार दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्रमशः I और 3I करंट फ्लो हो रहा है एक ही दिशा में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर शून्य होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि दो लंबे और समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दो तार हो गए आपके पास, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है r, तो r कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर। इनमें क्रमशः I और 3I करंट एक ही दिशा में है, यदि मान लो इसमें तो I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 3I करंट फ्लो हो रहा है, वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि एक ही दिशा में प्रवाहित है कि दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। देखिए बच्चों, देखो अगर आप पॉइंट आप यहां पर मानते हैं, मतलब कोई पॉइंट मेरे पास यहां पर है, P पॉइंट यहां पर है, ये दूरी r है। पॉइंट अगर मैं यहां मानता हूं तो आपको पता है कि इसके कारण क्षेत्र होगा क्रॉस, इसके कारण भी क्या होगा क्रॉस, यानी दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस होगा तो कभी भी जीरो नहीं होगा, समान दिशा में हो गया, जुड़ जाएगा। अगर आप पॉइंट यहां मानते हैं, इसके कारण भी क्या होगा डॉट, और इसके कारण भी क्या होगा डॉट, तो यहां भी कभी भी जीरो नहीं होगा। दोनों तार के इस तरफ यानी राइट साइड में कोई पॉइंट मानोगे तो दोनों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, तो जीरो नहीं होगा क्योंकि जुड़ जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड मानते हो तो दोनों तार के कारण जो क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा यानी डॉट होगा, तो यहां भी जीरो नहीं होगा। अगर आप कोई पॉइंट यहां ले लो, इन दोनों तारों के मध्य कहीं भी, ये वाला P पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि सपोज करो अगर मैं इसको बोल दूं P1 तार, इसको मैं बोल दूं P2 तार, तो P1 तार के कारण तो क्या होगा क्रॉस, और P2 तार के कारण क्या होगा डॉट। तो पॉइंट आप कहां लेना पड़ेगा, दोनों तारों के मध्य कहीं भी आप कोई पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो चलो मैंने मान लिया कि P1 से जो डिस्टेंस है वो है x, तो बताओ P2 से कितनी हो जाएगी r - x, ये मैं मान के चल रहा हूं।
तो अगर आप दोनों के लिए पॉइंट लोगे, बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, तो आपको बताना है x कितना होगा, कहां पर 0 होगा, क्योंकि यहां दिशा विपरीत है। तो देखो बिंदु P पर तार P1 के कारण, ये वाला तार जो P1 है इसके कारण क्षेत्र, तार P1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सपोज करो मैंने क्या मान लिया, B1, लंबा सीधा तार है, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr फॉर्मूला होता है। करंट तो आई है, दूरी कितनी है x, तो क्या हमें P पॉइंट पे निकालना है 2πx। दिशा बताओ, ये धारा की दिशा, तो क्रॉस दिशा क्या हो जाएगी, क्रॉस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार P2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, किसके कारण भाई, P2 के कारण। इसी प्रकार P2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे सपोज करो मैं क्या बोल दूं, B2, वो कितना होगा, म्यू नॉट, करंट कितना है 3I, तो म्यू नॉट आई होता है फॉर्मूला, तो आई की जगह क्या रखना पड़ेगा 3I अपॉन 2π। अब डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स, डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स। तो देखो आप इस तार के कारण निकालोगे तो यहां तो क्रॉस और यहां क्या हो जाएगा डॉट, ये बच्चों क्या हो गया डॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तारों के कारण इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उनकी दिशा तो विपरीत है, एक तल के लंबवत अंदर की ओर है और एक तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो जीरो कब होगा, परिणामी जीरो कब होगा, जब दोनों का परिमाण भी क्या हो जाए, समान हो जाए। क्योंकि समान परिमाण और विपरीत दिशा में अगर दो सदिश हो तो परिणामी मान क्या होता है, जीरो होता है। और दोनों के परिमाण समान करने पड़ेंगे हमें। देखो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए यह आवश्यक है, इट्स नेसेसरी, यह आवश्यक है। भाई दोनों की देखो दिशा तो विपरीत है, अगर इनका मान बराबर हो जाए तो निश्चित ही परिमाण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यह आवश्यक है कि भाई B1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, B2। ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2। तो B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इज इक्वल टू B2 कितना है भाई, 3 को मैं आगे ले रहा हूं, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πr माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया और 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो वी हैव 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन r माइनस एक्स, ये तो बचेगा, यहाँ से x बच गया 3 अपॉन r माइनस एक्स। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x निकालेंगे, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, यानी 4x इज इक्वल टू r। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, r अपॉन 4, r कितना दे रखा था 4 सेंटीमीटर, 4, तो कितना आ गया बच्चों 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर दूरी पर, P1 से 1 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो x हमारा दूरी कहां से, P1 से, तो P1 से तो हो गया 1 सेंटीमीटर और P2 से क्या हो जाएगा r माइनस एक्स, यानी 4 माइनस 1 यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां तो कुछ नहीं पूछा था, और लिख सकते हैं कि P1 से तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि P1 से बिंदु P की दूरी x है, x की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। P2 से बिंदु P की दूरी r माइनस एक्स है, r 4 सेंटीमीटर है, तो P2 से डिस्टेंस क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने निकाली x की वैल्यू कि यहां पर मान क्या होगा 0। क्लियर, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 देखिए, दिख रहा है ना आपको? फोकस। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 6 × 10⁵ 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन का त्वरण पूछ रहा है, लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन का त्वरण एवं पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। प्रवेश करता है प्रोटॉन का त्वरण एवं पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। प्रोटॉन का त्वरण एवं पथ की त्रिज्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है आपसे कि एक प्रोटॉन जो है वो 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, क्या दिया हुआ है भाई आपके पास? प्रोटॉन कितने चुंबकीय क्षेत्र में? 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। V आपको दिया हुआ है, चाल आपको दी हुई है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से लंबवत प्रवेश करता है। तो प्रोटॉन के त्वरण एवं पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, आपको पता है त्वरण जो होगा, प्रोटॉन का त्वरण कैसे निकालोगे आप? एक तो आपको त्वरण फाइंड आउट करना है और एक क्या निकालनी? पथ की त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या तो आपको पता है, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb। त्वरण कैसे निकालोगे? आपको पता है चूंकि F = क्या होता है? m। तो यहां से बच्चों A = क्या हो जाएगा? F/m। त्वरण निकल जाएगा ऐसे। A = क्या हो गया? F/m। अब F क्या है? कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में इतनी चाल से लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो बताओ कितना चुंबकीय बल लगेगा? आपको पता है लंबवत जब होता है तो चुंबकीय बल क्या होता है? QVB। तो QVB/m। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। और जब लंबवत होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगता है कितना? QVB। तो भाई A = QVB/m। तो सारी वैल्यू हमारे पास है। तो ये हमें प्रोटॉन का त्वरण निकालना है। तो बताओ आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। V आपको दिया हुआ है 6 × 10⁵ B भी दे रखा है 0.2 और द्रव्यमान आप जानते हो 1.672 × 10⁻27 kg। ठीक है, इसको हल कर लेंगे आप। तो यहां से आपका जो त्वरण का फॉर्मूला आएगा, ये सॉरी जो वैल्यू आएगी इसकी त्वरण की, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.15 × 10⁻13। ये आप देख लेना सॉल्व करके, 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या मिल जाएगा आपको? त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या के लिए आप फॉर्मूला जानते ही हो, क्या होता है फॉर्मूला? R = mv/qb। तो R = m की वैल्यू, m प्रोटॉन का द्रव्यमान है, यानी 1.672 × 10⁻27। चाल कितनी है? चाल है 6 × 10⁵। आवेश आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 और B कितना है? 0.2। तो इसे आप हल करेंगे, गुणा भाग आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों आपको मिल जाता है 0.031 मीटर।
ठीक है, गुना भाग आप कर सकते हैं 0.031 मीटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? देखो, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। एक तार जिसमें एक तार आपको दिया हुआ है जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 8 एम्पीयर क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तार है, 8 एम्पीयर उसमें करंट है। इसको भाई, इस तार को 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, इस तार को 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं? इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो। दिशा ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल साफ क्या कह रहा है आपसे। अब देख रहे हैं सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, मतलब किसी में आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप सही फॉर्मूला यूज कर सकोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार है, उसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी क्या दिया हुआ है आपको? करंट कितना है? I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ठीक है, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, और वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो कह रहा है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम किसी धारावाही चालक को जिसमें I धारा हो चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो कितना फोर्स लगता है? चूंकि F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ILB साइन थीटा। ये पता है आपको, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो यहां से देखो ये L लंबाई पे फोर्स लगता है। अगर एकांक लंबाई की बात करें तो F अपॉन L, L को नीचे ले आओ तो F अपॉन L क्या हो जाएगा? IB साइन थीटा। IB साइन थीटा। तो बस हमें यही निकालना है। तो I कितना है? 8, B कितना है? 0.15 और साइन 30 का थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों 8 इंटू 0.15 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 चौके 8, तो एकांक लंबाई पे कितना फोर्स आ गया? 15 चौका 60, यानी 0.60। तो एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगता है वो लग रहा है 0.6 न्यूटन पर मीटर। कितना फोर्स आ गया? 0.6 न्यूटन पर मीटर। अब देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं आपसे, दिशा बताओ। तो IB साइन थीटा, IB साइन थीटा का मतलब I क्रॉस B। IB साइन थीटा मतलब क्या हो गया? I क्रॉस B। ये आप सोचोगे कि I तो हमारा क्या है? स्केलर है, तो I क्रॉस B मतलब कैसे? तो ये होता है क्या? LB साइन थीटा। I को बाहर लो, देखो यहां से देख सकते हैं, ये L तो मैंने उस तरफ ले लिया,
एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो दिशा क्या होती है, एल और बी के तल के लंबवत, एल और बी के तल के लंबवत, ये डायरेक्शन होगी एल और बी के तल के लंबवत। लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगी, उसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एफ बी आई, यस एफ बी आई, तो एल और बी के तल के लंबवत। तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, ओके। दो एक समान कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 100 है। दो बिल्कुल एक जैसी कुंडलियां हैं, समरूप कुंडलियां, दो समरूप कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या बिल्कुल एक जैसी कुंडलियां है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या फेरों की संख्या 100 है। ठीक है, दो एक समान कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। समाक्षते व्यवस्थित है, समाक्षते यानी एक ही अक्ष पर व्यवस्थित है, समाक्षते व्यवस्थित है। इनके केंद्रों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है, इनके केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर है। इनके केंद्रों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पियर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, यदि प्रत्येक कुंडली में यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पियर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पियर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, क्लियर है, तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अक्षीय रेखा जो है, तो अक्षीय रेखा के ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो एक जैसी कुंडलियां हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिखें कि प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे चेंज कर लिया हम, यानी 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फेरों की संख्या कितनी है, 100 फेरे हैं दोनों कुंडलियों में। समाक्ष से व्यवस्थित है, केंद्रों के मध्य दूरी, इसे मैं चलो a मान लेता हूं, केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है, x मान लेते हैं, चलो x कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पियर धारा, करंट भी कितना है, 1 एम्पियर, एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तो अक्षीय रेखा के ठीक मध्य में, अक्षीय रेखा के ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। चलो इसको अपन ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। तो समाक्षते व्यवस्थित है, दोनों का अक्ष कैसा है, एक जैसा है, और केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कुछ आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा देखने को। तो एक कुंडली हमारी ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका अक्ष हो गया। ठीक है, ये इसका अक्ष हो गया
और अब ये दूसरी कुंडली यहां बन जाती है। तो सपोज करो इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर कितना है O2, तो दोनों का अक्ष हो गया ना ये। तो कह रहा है दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है, ये जो x है, यानी यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या मानी है x, ठीक है। और त्रिज्या जो है वो मैंने r मानी है, चलो इसको हम लिख भी देते हैं, बिल्कुल ये r है और दोनों की त्रिज्या r बिल्कुल एक जैसा है। त्रिज्या भी r हो गई, दूरी x हो गई, और जो धारा है वो समान दिशा में 1 एम्पियर। सपोज करो अगर मैं दिशा ही मान लूं करंट की, तो I इज इक्वल टू कितना है 1 एम्पियर, ये करंट की डायरेक्शन है I, सेम है दोनों में I करंट फ्लो हो रहा है। फिर ये 100 है, तो कह रहा है कि दोनों कुंडलियों के अक्षीय रेखा के ठीक मध्य में, यानी ये जो पॉइंट है ठीक मध्य वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस अगर O मान ले, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो बताइए भाई चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। बिल्कुल एक जैसी कुंडलियां हैं और आपको बताना है ठीक मध्य में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आपने पढ़ा होगा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कौन सी कुंडली बन गई, समाक्षीय कुंडली। कौन सी होती है, बिल्कुल एक जैसा अक्ष, समाक्षीय कुंडली। क्या बन जाता है ये, हेल्महोल्ट्ज कुंडली। वेरी गुड, क्या बन गया भाई, हेल्महोल्ट्ज कुंडली। तो दोनों कुंडलियों के ठीक मध्य में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला देखो, आप डायरेक्शन देख सकते हैं भाई कि ये कुंडली हमारे पास इस तरह है और ये तल के लंबवत ये अक्ष हो गया इसका। तो अगर मान लो ये करंट को शो करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, ठीक है। और आप देखोगे अगर ये करंट को शो करेगा तब भी चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा। तो आपको देखना है कि दोनों कुंडलियों के मध्य, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज कुंडली बन गई हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है, दोनों कुंडलियों के मध्य कितना चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको बताया था 0.716 म्यू नॉट NI/A, ठीक है। 8/5√5 की जो हम सॉल्व करते थे तो 0.716 आता था, तो 0.716 म्यू नॉट NI/A। यहाँ A होती है कुंडली की त्रिज्या, तो हमने R माना है, तो B इज इक्वल टू 0.716 म्यू नॉट NI/ क्या हो जाएगा R, ठीक है। सारी वैल्यू हमारे पास है, आप मान रख सकते हैं। B इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक तरीके से, ठीक है। इन दोनों के कारण क्षेत्र जो होगा वो समान दिशा में होगा। म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन फेरों की संख्या 100, करंट 1 और आर कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना, तो आपको जो सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है यहाँ पर दोनों के कारण, वो आपको मिल जाता है 8.04 10⁻⁻4, ठीक है। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 8.04 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। इजीली सॉल्व हो भी रहा है, देखो आप देख रहे हैं, देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, और ऐसा 2 ऊपर ले जाओ 3.14 है, गुणा करोगे तो 8.04 10⁻⁻4 टेस्ला आपको मिलेगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडली का क्वेश्चन एक तरीके से, फॉर्मूला को याद होना चाहिए 8/5√5 म्यू नॉट NI/A। ध्यान होगा आपको, क्या फॉर्मूला था 8/5√5 म्यू नॉट NI/A, और ये किसमें, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है 0.716, तो मैंने वही लिखा है डायरेक्ट। तो इतना आप टाइम खराब होगा, क्या इसके कारण क्षेत्र निकालो, इसके कारण क्षेत्र निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, हमें तो पढ़ा हुआ है टॉपिक। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, 2 मीटर लंबे समांतर तार
दो मीटर लंबे समांतर तार, दो मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर, परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर दो मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। निर्वात में स्थित है। ठीक है, यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो, यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, तो तारों की समान दिशा में प्रवाहित हो, तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करो। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला क्या ज्ञात करना है? बल। तो ये भी फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। देखो, तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करो। ओके, तो दो मीटर लंबे क्या दे रखा है क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले ये तरीका होता है लिखने का कि भाई दोनों की लंबाई कितनी है, दोनों तारों की लंबाई L1 बराबर L2 कितना है भाई? 2 मीटर, इसे L मान लो। चलो, परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर है, R कितना है? 0.2 मीटर। निर्वात में है, दोनों तारों में करंट फ्लो हो रहा है सेम, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल आपको निकालना है F/L। तो पता है ना फॉर्मूला कि दो समांतर तार हो, समान दिशा में धारा हो, कितना फॉर्मूला होता है एकांक लंबाई पे लगने वाला बल? तो चूंकि आप जानते हो कि F/L इज इक्वल टू क्या होता है? μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। μ0 I1 I2 अपॉन 2πr ये होता है एकांक लंबाई पे लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करें। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 I2 कितना है? 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2, दोनों 0.2 है ना, और 2 पाई इंटू आर कितना है? 0.2 मीटर, आर इज 0.2। तो ये तो देखो कैंसिल हो गया, 2 पाई से 4 पाई, 2, 0.2 से 0.2 कितना आ गया? 2 इंटू 0.2 यानी 0.4, तो 0.4 इंटू 10⁻⁷ या 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर। 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर किसी फॉर्मूले में या कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें 10 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।